नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आचार्य आदेश पांडे और आज हम लोग एक ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये प्रारंभिक क्लास होनी चाहिए थी, परंतु किसी कारणवश कुछ पहले की रिकॉर्डेड क्लास थी जो दूसरे फॉर्म में थी, तब तक ये डिजिटल पैनल का इंतज़ाम नहीं हो पाया था। तो अब जो है हम डिजिटल पैनल पर ज्योतिष की जो महत्वपूर्ण कक्षा है वो लेंगे, जिससे समझने में भी बहुत आसानी रहेगी और जो है सीखेंगे भी ज़्यादा। तो सबसे पहला होता है ज्योतिष। जैसे ही हम प्रारंभ करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें सबसे पहले या फिर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आपका ये लग्न है, आपकी यह राशि है और यह दशा चल रही है। तो जो लग्न होता है, आज हम लग्न पर बात करने वाले हैं। राशि आगे आपको पता लग जाएगा कि चंद्रमा जिस राशि में होगा वही राशि वह जातक की हो जाती है। लेकिन जो लग्न है वो लग्न क्या है, लग्न पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें 3 प्रकार की कुंडलियां बनाई जाती हैं जो मुख्यतः हैं। वैसे तो कई प्रकार और भी हैं, कुल 9 प्रकार की हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्यतः 3 प्रकार की हैं, एक तो उत्तर भारत में चलती है, दूसरी जो है दक्षिण भारत की तरफ देखी जाती है और तीसरी बंगाल की तरफ। ठीक है। तो जो उत्तर भारत की कुंडली है, हम सबसे ज़्यादा उसी के अनुसार सीखेंगे। इनमें 12 कुल भाव होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं। तो 12 भाव भाव कभी बदलते नहीं हैं। जो प्रथम भाव है वह हमेशा प्रथम रहता है। कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर भारत की कुंडली। चलिए, उत्तर भारतीय कुंडली कैसे बनती है, किस प्रकार की दिखती है, वो हमें सामान्य रूप से जो आप कंप्यूटर से निकालते हो या किन्हीं पंडित जी के हाथों से बनवाते हैं, वो इस प्रकार की होती है। ये एक कुंडली का पृष्ठभूमि है, मतलब वह दीवार है जिस पर 2 चीज़ें होंगी। एक तो भाव होगा, 3 चीज़ें होंगी कुल। एक भाव होगा, एक राशि होगी और एक उसके ऊपर बैठे हुए ग्रह होंगे। 3 चीज़ें होंगे। चलिए देखते हैं। पहला यह जो है, यह कहलाता है हमेशा। अभी-अभी मैं भाव के नंबर लिख रहा हूँ, अभी मैं राशियों के नंबर नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं भावों के नंबर लिख रहा हूँ कि पहला कौन-सा है और 12वां कौन-सा है। तो यह एंटी क्लॉकवाइज़ हमेशा चलती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ऐसा क्यों होता है? जब कोई जातक जन्म लेता है तो उस समय या अभी का जो समय है, मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो इस समय जो राशि, तारों की जो राशि है, नक्षत्रों की जो एक एक समूह है, उसे राशि कहा जाता है। तो वह जो राशि हमारे पूर्वी क्षितिज पर उदित है, वही इस समय का लग्न है। और एक लग्न अर्थात एक जो राशि उदित होती है वह 24 घंटे बाद फिर से पूर्व में आ जाती है, क्योंकि जो है जो पृथ्वी घूम रही है उस हिसाब से जो हमारा सबसे ऊपर जो ब्रह्मांड है, जो भाचक्र है, उस भाचक्र में जो दिखाई देता है वह क्या है, वह राशियां हैं, जो तारे हैं उनका एक समूह बन रहा है। उस समूह को ही राशि कहा जाता है, क्योंकि वो कोई ना कोई आकृति बना रहे हैं। कहीं कोई मेष अर्थात जो भेड़ होती है उसका मेढ़ा या भेड़ बोलते हैं उसको,
उसका चित्र बना रहे हैं, कहीं पर केकड़े का चित्र बनाया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो जो ये जो पहली राशि है या पहला जो अभी भाव है, अभी हम भाव पे चल रहे हैं, कि जो पहला भाव है हमेशा इसमें एक नंबर में इसी को हमेशा पहला माना जाएगा, इसको कभी दूसरा तीसरा चौथा नहीं माना जाएगा। और ये जो पहला भाव है इसे ही लग्न कहा जाएगा। ये क्या है? ये हमेशा लग्न कहलाएगा आपका। और इसकी जो देखने की पद्धति है वह एंटी क्लॉक है, 1 2 3 4 उल्टा, जैसे घड़ी उल्टा चलती है ना, वैसे ही ये पद्धति है कि पहला भाव इसे मानते हैं, दूसरा इसे, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके यहाँ तक 12वें में पहुँचते हैं। वैसे घड़ी ऐसे चलती है लेकिन एंटी वापस घूमते हुए, है ना, उल्टा घूमते हुए। तो ये लग्न हो गया। अब ये भाव हो गए, भाव आप समझ लीजिए। यदि कभी किसी की कुंडली में कोई कहे कि जी हमारे 5वें घर में ये ग्रह बैठा हुआ है या इसकी वजह से ये परेशानी आ रही है, तो मतलब है कि हम इस भाव को देखेंगे। इन सभी भावों का अपना अपना कारकत्व होता है। कारकत्व माने जो जो फल होते हैं वह उस ग्रह की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ये 7वां भाव, उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि ये 7वां भाव जाया, जाया का अर्थ होता है पत्नी या जो भी जीवन साथी है। पत्नी हो सकता है, पत्नी हो सकती है या पति हो सकता है। जीवन साथी जो होगा उसके लिए देखा जाता है। तो यदि किसी का कोई क्रूर ग्रह, जिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है जिनमें ज्वलनशीलता अधिक है, जिन्हें क्रूर माना जाता है, जिन्हें विपत्तिदायक माना जाता है, और वह इस भाव से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हो, तो क्या होगा? तो उसका जो पति या जो पत्नी के साथ तालमेल है वह नहीं मिल पाएगा, वह बिगड़ता रहेगा। दृष्टि आदि की बात भी हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला ये टॉपिक था कि जो कुंडली होती है वो पहली जो उत्तर भारत में देखी जाती है उसमें यह लग्न होता है हमेशा, ये बदलता नहीं है। दूसरा, एक दक्षिण भारतीय कुंडली है। दक्षिण भारतीय कुंडली का प्रकार जो है कुछ इस तरीके से है। इसमें बीच में खाली स्थान रहता है और यहाँ पर चार चार खाने रहते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो चार खाने हैं इसमें क्या होता है? पहले वाले में जो हम उत्तर भारत की कुंडली पढ़ रहे थे उसमें था एंटी क्लॉकवाइज चलता था, इसमें क्लॉकवाइज राशियां बिठाई जाती हैं। इसमें जो क्रम होता है, मान लीजिए यहाँ पर मेष लिखा गया और उसके बाद इधर की ओर चलेगा, ये हो जाएगा वृष, ये मिथुन, यानी 3 नंबर, ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसमें जो लग्न होता है, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये भाव इसी प्रकार से देखे जाएंगे और साथ में इनमें जो राशियां होती हैं वो पूरी पूरी लिख दी जाती है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। पर उत्तर भारत की कुंडली जो हम देख रहे थे उसमें क्या था, ये नंबर लिखे हैं और नंबरों के साथ में ही जो है ग्रह रख दिए जाते हैं। इस पर भी बात में बात करेंगे कि वो जो नंबर होते हैं वो उस समय भाव के नहीं होते क्योंकि इनके भाव फिक्स हैं, इसलिए तब राशियों के नंबर लिखे जाते हैं। क्योंकि राशियां भी आपकी कितनी हैं? 12 हैं। हाँ,
10, 10, 11 और 12। 10 हो चुका था, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक 9 का रखते हैं। ये मेष है पहली राशि, दूसरी है वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये इसलिए रख दी, अभी ये टॉपिक बाद में आना था, लेकिन इसलिए पहले रख दिया ताकि एक बार आवृत्ति हो जाए और आवृत्ति से धीरे धीरे आपको याद हो जाए। चलिए, तो इस पे आते हैं। तो इसमें जो राशियां पूरी पूरी लिख दी जाती हैं, ये क्लॉकवाइज होती है। अगर आपके सामने आती है कभी, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसमें लग्न कहाँ पर होता है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ पर भी लग्न होगा, तो या तो उस नंबर को ऐसे कोष्ठक में कर दिया जाता है ऐसे करके, और या तो उस राशि को कोष्ठक में कर दिया जाता है ऐसे कर। ठीक है, एक ये इस प्रकार का मतलब एक ये मार्क होता है, लग्न का मार्क होता है। तो हमने ये दक्षिण भारतीय है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है जो बंगाल की तरफ प्रचलित है। हालांकि उसका हमारे पास काम है नहीं, पर एक बार ऐसे देख लीजिए। नवग्रह आप बनाते हैं, ऐसे ऐसे कर दीजिए और ये गिन लीजिए, 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा जो ये मेष राशि है ये मध्य में रहती है, और ये भी हमारी ही तरह एंटी क्लॉकवाइज चलती है। मेष के बाद यहाँ आएगा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। चलिए, तो ये बात हुई हमारी लग्न की। लग्न में ये आपकी 3 प्रकार की कुंडलियां आ गई। आगे चलते हैं। अब एक कुंडली में, ये हमारी कुंडली है। इस कुंडली में हम बात करने वाले हैं भावों की। हमने जान लिया कि हर एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, क्योंकि 12 राशियां होती हैं। जो पूर्वी छोर पर उदित होती है वह राशि उस समय का लग्न होती है। जब भी जातक पैदा होता है वो लग्न मुख्य रूप से उत्तर भारत की कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर में रख दिया जाता है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सारी राशियाँ और ग्रह बिठा दिए जाते हैं। जो जो उसके बाद उदित होता रहता है, जो जो राशियाँ उदित होती रहती हैं, वो जो है राशियाँ बिठा दी जाती हैं। और उसके बाद, क्योंकि वो हमेशा क्रम से ही होती हैं, और उसमें जो ग्रह हैं, ग्रह स्पष्ट किए जाते हैं। तो ग्रह स्पष्ट करने के बाद जो ग्रह जहाँ उदित हो रहा है या जहाँ जिस राशि में आजकल चल रहा है गोचर में, वो वहाँ पे रख दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हम कि इस कुंडली में, ये भी ब्लैंक है। अब भाव समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक आपके भाव पता हो गए। अब इन 12 भावों में इन विशेष कुछ नाम हैं, हर एक भाव का कुछ विशेष नाम है। तो सबसे पहले तो एक आपको इधर एक चार्ट बना लेना है। इसमें क्या होता है, धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म है समाज में, यदि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठ कहलाएंगे। अर्थ धन है, दो प्रकार से अर्थ है। एक तो यहाँ का अर्थ है और एक परम अर्थ है, परमार्थ जिसे कहते हैं। दोनों के बारे में कुंडली बताती है। पुण्य का संचय भी एक अर्थ का संचय है, ठीक है। धर्म से पुण्य होता है। तीसरा काम, जो इस लोक में जो इच्छाएं हैं, काम मतलब काम सिर्फ काम वासना नहीं, काम का मतलब है काम, जो भी कामना मन में उत्पन्न होती है वह काम है। हम, मेरी इच्छा है कि मैं एक और ऐसा पेन ले लूँ, ये मेरी कामना है और ये भी एक काम के अंतर्गत ही आएगा। अब आगे है मोक्ष, छूटना, किसी चीज़ से छूटना। तो ये सबसे एक सरल ट्रिक है कि ये चारों को जानने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें ये लाइन खींच दीजिए, चलिए हो गया। धर्म के लिए हम देखेंगे 1 5 और 9 को, सिंपल है। अर्थ धन के लिए देखेंगे 2 6 और 10 को। और काम, अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम देखेंगे 3 7 और 11। और यदि किसी से छूटना है, छूट जाना है, अलग हो जाना है, मोक्ष कहलाता है, तो मोक्ष के लिए हम देखेंगे 4 8 और 12 को। ये हो गया। इसके अलावा ये तो हो गया आपका एक बिंदु याद रखने के लिए कि जो धर्म के लिए 1 5 9, अर्थ के लिए 2 6 10 और काम के लिए 3 7 11 और मोक्ष के लिए 4 8 12 हम देखेंगे। अब देखते हैं कि इसमें 1 और ये 4 और ये 7 और ये 10, इनका एक विशेष नाम है, केंद्र कहा जाता है इनको। इन केंद्रों के शुभ और अशुभ फल दोनों एक ग्रहों के रहने पर, फिर से कहता हूँ, इन केंद्रों के जो शुभ और अशुभ अशुभ फल हैं वो ग्रहों के होने पर, ग्रहों के वहाँ बैठने पर निर्धारित नहीं होते हैं। यदि कोई ग्रह 100% किसी चीज को देता है तो वह केंद्र में बैठ करके उसमें कई दोष भी लग सकते हैं, केंद्राधिपति दोष हो सकता है। दृष्टियों से उसका फल कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें बैठने वाला ग्रह देखकर मात्र आप फलादेश नहीं करें। यदि आप फलादेश देखने मात्र से करते हैं, 10वें भाव में जी जाओ, शुक्र है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, जो है बिजनेसमैन है, हाँ हाँ, केतु भी साथ में है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके सामने बैठे, केंद्र में ही बैठे किसी ग्रह की दृष्टि से वो जो है उसके फल को कम भी कर रहा हो सकता है और ज़्यादा भी कर रहा हो सकता है। अभी हम लोग हैं किस बात पर कि इनको कहते क्या हैं, इनको कहते हैं केंद्र। ये चारों केंद्र हैं। कौन कौन से केंद्र हैं? केंद्र संज्ञा है 1 4 7 और 10। ये जो भाव हैं, ये राशियां नहीं लिखी हैं, ये भाव लिखे हैं। इनमें कोई सी भी राशि बैठी हो, कोई सा भी ग्रह हो, इनकी इनकी ये संख्या हमेशा नियत रहेगी, इनकी भी और इनकी भी, 1 4 7 और 10 की। ये केंद्र कहलाएंगे। इसमें एक त्रिकोण होता है कुंडली में हमारे। केंद्र और त्रिकोण का बहुत विशेष महत्व होता है। तो त्रिकोण कौन सा होता है? त्रिकोण देखिए कहाँ बन रहा है। वैसे तो ये त्रिकोण बन रहा है, 9 5 और 1, ये त्रिकोण कहलाता है। 1 5 9 यहाँ लिख देता हूं मैं। त्रिकोण कहलाता है 1 5 और 9। तो जब आप अब किसी की कुंडली देखते हैं या कि किसी से सुनते हैं कि केंद्र और त्रिकोण पीड़ित है, या केंद्र पीड़ित है या त्रिकोण पीड़ित है,
या त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं तो उसका ये लाभ है, त्रिकोण में अशुभ ग्रह हैं तो उसका ये लाभ है। सामान्य सी बात है। 1, 5 और 9 को त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद एक होता है त्रिक। देखिए त्रिक कैसे कहते हैं। पहले त्रिक नहीं, पहले हम त्रिक ही देख लीजिए। नहीं, त्रिक से 8 और 12, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए। क्या कि त्रिक और त्रिशटाई दोनों एक साथ बताता हूँ मैं। त्रि षड, इसको बाद में मिला दूंगा, आप पहले अलग से समझ लीजिए। हर एक भाव की एक संज्ञा है। किसी का तन, किसी का धन, पराक्रम, माता इत्यादि इस प्रकार से संज्ञा है। तो ये जो 11वें नंबर का भाव है, ये जो 11वें नंबर का भाव है, इसका नाम है आय भाव। ठीक है। और ये छठे नंबर को संस्कृत में षड बोलते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर का ये जो है, इसको बोलते हैं, चाहे त्रि बोल लो। ठीक है। तो त्रि षड आय, इसको मिला करके ये बनाया है त्रिषड आय। अब मैं मिला देता हूं। त्रिषड आय कौन से? 3, 6 और 11, इन्हें त्रिषडाय कहा जाता है। ये विशेष रूप करके ये जो है हमारे वो भाव हैं जिन्हें कुंडली में कारकत्व जानने के लिए, ग्रहों का कारकत्व जानने के लिए, अकारकत्व जानने के लिए, व्यक्ति के जीवन, आयु, धन, पराक्रम इत्यादि को जानने के लिए इन विशेष भावों को देखते हैं। प्रथम दृष्टया हम केंद्र को, लग्न को देखते हैं। दूसरे नंबर पे केंद्रों पे दृष्टि जाती है। तीसरे पे त्रिकोण पे, चौथा त्रिक, और पांचवा त्रिषडाय। और उसके बाद एक आता है, यदि कोई तत्काल में उसको कष्ट चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है जो बहुत लंबी है, ठीक है, तो हम देखते हैं दो भावों को। वो हैं आपके, रेड से लिख देता हूं, 2 और 7। इन्हें बोलते हैं मारक भाव। मारक भाव कौन कौन से? 2 और 7। कलर शायद दिखाई नहीं दे रहा है। 2 और 7। ठीक है। दोबारा से लिख दिया, कोई बात नहीं, इसी के ऊपर। तो ये जो मारक भाव है, ये हम देखते हैं कि इसकी, यदि किसी मार्केस की दशा चल रही होती है तब व्यक्ति बीमार रहता है, और वो एक एक बीमारी से निवृत्त हुआ, एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी आ गई, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से उसका चलता रहता है। इस तब वो मारक भाव पर दृष्टि डालते हैं। देखिए मारक क्यों है ये? मारक इसलिए हैं क्योंकि धन मृत्यु का कारण बनता है, और जो जो जीवन संगिनी है या जीवन जो साथी है, वह भी कहीं ना कहीं से एक तरीके से, यदि कोई मतलब सेटिंग अच्छी नहीं बैठी, बार बार कोई किन्हीं बातों पर बार बार घर में कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो उसकी वजह से व्यक्ति जो है अपने जीवन की जीने की इच्छा छोड़ देता है, या फिर घर में ही इन्हीं चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बार बार, तो वह बीमारी को जन्म दे देता है। और फिर उसको ठीक करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता और वो बीमारी बढ़ती रहती है, या फिर एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं, दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति स्वयं से ही क्लेश से कलुषित होकर के स्वयं जो है बीमारी की तरफ चला जाता है। चिंता, क्योंकि चिंता जो है चिता से बढ़कर है।
एक कहावत है कि जो है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। मुर्दा जो है उसे तो चिता जलाएगी, लेकिन जो जिंदा है, चिंता उसे पूरी तरीके से खा जाती है। तो ये हमने मारक भाव देखे। अब हम देखते हैं कि इन्हीं भावों के जो ईश होते हैं, ईश माने क्या होता है? ईश माने होता है स्वामी। अब चूंकि ये जो है, ये आपकी पहली कुंडली थी, इसमें जो भाव है, जैसे चतुर्थ भाव है, ये इसका नाम है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव, इसमें कोई एक राशि लिख दी गई। मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि इसमें सिंह राशि है। सिंह राशि का क्या नंबर है? 5वां। ठीक है, सिंह राशि, सिंह राशि लिख दी गई। सिंह राशि लिखने से ये क्या हुआ, किस प्रकार की कुंडली बनेगी? एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बदल देता हूँ, है ना, इस पे, यहाँ पे, ताकि दो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। 7, यहाँ पे मैं चतुर्थ भाव में राशि लिख लेता हूँ आपकी ये। हाँ ठीक है, सिंह, इससे भी कंफर्म हो जाए, ठीक है, सिंह राशि। तो ये कुंडली कैसी होगी आपकी? कुंडली ऐसी होगी, देखिए। देखिए, यहाँ चूंकि 5 लिखा होगा, ठीक है, यहाँ आगे 6 लिखा होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ये जो नंबरिंग लिखी है, ये भाव नहीं है। ये जो लिखे थे, ये भाव लिखे थे कि भाव का नंबर क्या है समझाने के लिए। अब जो उधर लिखी हैं वो राशियां लिखी हैं। भाव तो आपके लिए कंफर्म है। जो यहाँ पे 2 लिखा है अर्थात वृष राशि है, वो किस में है? लग्न में है, यानी भाव संख्या 1 में है ना। तो ऐसे ही जो ये सिंह राशि है, ये चतुर्थ भाव में है। ठीक है, तो इस चतुर्थ भाव की राशि है सिंह। इतना क्लियर हो गया? हाँ, तो ये जो सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी कौन है? स्वामी कौन है? सूर्य है। ठीक है, तो ये चतुर्थ भाव से स्वामी हम देख रहे हैं। राशि जो रखी है, राशि को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देते हैं। तो चतुर्थेश कौन बन रहा है? सूर्य बन रहा है। तो जो मैंने यहाँ पर चीज लिखी थी, फिर से बताता हूँ कि जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वह है सूर्य, इसलिए चतुर्थेश कौन होगा? सूर्य होगा। राशि कौन है? सिंह राशि। अब यहाँ पर मान लीजिए वृष राशि होती, 2 नंबर लिखा होता, तो 2 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र स्वामी होने से चतुर्थेश कौन बन जाता? शुक्र बन जाता। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई सा भी ये वाला है, इसका स्वामी कौन होगा? 3। वो 3 नंबर का स्वामी, खैर अभी अभी मैं नहीं बताया हूँ, परंतु फिर भी बुध। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे भाव का स्वामी तृतीय, ये द्वितीय कौन हो जाएगा? बुध। तो मतलब ये हुआ कि जब हम किसी राशि का स्वामी जानते हैं, तब उस भाव का वह स्वामी बन जाता है। कि जिस भाव में जो राशि लिखी हुई है, उसका जो स्वामी होगा वो भाव का स्वामी कहलाएगा। इसी प्रकार से द्वादश तक जाएगा कि प्रथमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि जब हमें इस प्रकार से भाव याद हो गए, भाव याद होने के बाद हमने यहाँ पर राशि लिख ली कि उस समय कौन सा लग्न था, लग्न के अनुसार आगे क्रम से सारी राशियां लिखते चले गए। अब हमने
देखा कि भाई 10वें में 11 नंबर लिखा है, ये 10वां भाव था, यहाँ के अनुसार से देखिए 10वां भाव था, 10वें भाव में 11 नंबर लिखा है, और 11 नंबर का यदि हमको पता है कि 11 नंबर का जो स्वामी है वो कौन है, शनि महाराज है, तो दशमेश कौन हो जाएगा, शनि हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वादशेश कौन हो जाए, मतलब एकादशेश कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे हमारे गुरु बृहस्पति महाराज। तो इस प्रकार से यह कुंडली देखी जाती है। स्वामी, ईस मतलब स्वामी, उसका जो स्वामी होगा वो भाव से संबंधित करके बता दिया जाएगा, उसकी राशि नहीं बताई जाएगी कि भाई ये इस राशि का होने, इस स्वामी होने से है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें सीखना है, ठीक है। परंतु कुंडली देखते हुए आपका चतुर्थेश ये है, पंचमेश ये है, षष्ठेश ये है, सप्तमेश है, इस प्रकार से बताया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ईश हो गया, स्वामी हो गया। अब जो भाव हैं, पीछे और एक बार, ये जो भाव हैं ये हमें याद करने हैं। ये याद हो जाएंगे तो हम इसके अलावा पणफर, आपो, क्लिम और जितने भाव होते हैं ये भी याद करना है। ये दो चीज़ें हमें याद करनी है, एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं कि हमने सबसे पहले लग्न से चर्चा स्टार्ट की कि जो भारत में 3 प्रकार की कुंडलियों में लग्न किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत में जो मुख्य 1 नंबर यहाँ पर है उसको हम क्या मानते हैं, इसको लग्न मानते हैं, और हमेशा यही लग्न रहता है चाहे किसी भी प्रकार की कुंडली हो। और उस लग्न में जो भी राशि लिखी होती है हम उसे लग्न, उस राशि को लग्न मानेंगे। अच्छा, लग्न आया कहाँ से, तो वो उस समय, जिस समय जातक धराधाम पर आ रहा है उस समय जो राशि है, जो पूर्वी क्षितिज क्षितिज पर उदित है वह राशि उस जातक का लग्न होगा, और चंद्रमा जिस राशि में है वह उसका, वह उसकी राशि होगी। और उसी के अनुसार जब हमने ये कुंडली देखी तो उसमें जो हमने पहले क्या किया, राशियां बिठा दी। राशियां बिठाने के बाद हमने ग्रह स्पष्ट किए, और ग्रह स्पष्ट करके जो जिस राशि में उस समय था, कहते हैं ना आजकल शुक्र अस्त है, शुक्र उस राशि में है, शनि इस राशि में घूम रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब ये बात बोलते हैं तो मतलब क्या होता है, वो राशि और वो जो ग्रह है उन दोनों का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, तो वो लिख दिया जाता है। लिख दिया गया, लिख दिए जाने के बाद ये दूसरा हमने देख ही लिया था, खैर हमें इसे ज़्यादा नहीं जानना है, परंतु आप जान सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारी कामना परक है, अर्थात यही 4 पुरुषार्थ हैं यहाँ पर, इस पृथ्वी पर 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के लिए जब हम देख रहे हैं कि भाई वो कह रहा है कि हमारे गुरुजी हमसे नाराज़ हैं, माता पिता और इस कारण से नाराज़ हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं धर्म की अवहेलना हुई है, धर्म का पालन उसने नहीं किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसने नहीं किया है। तो क्या होगा, तब हम उसके 1, 5 और 9 को देखेंगे। यदि उसने कहा मेरा धन आ नहीं रहा है, रुक नहीं आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, तब हम क्या देखेंगे, 2, 6, 10 को देखेंगे। नया कोई काम स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई कामना है उसकी पूरी नहीं हो रही है, मैंने बहुत सालों से मैंने बड़ी मेहनत की इसके लिए नहीं हुआ, तो हम 3, 7, 11 को देख लें, ठीक है। मुझसे उससे पीछे छुड़ाना है, नहीं हो रहा है वो कैसे क्या, तब हम 4, 8, 12 को देख लें, ठीक है। ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात हो गई। अब इधर आ जाते हैं, जो विशेष बिंदु हैं वो ये हैं कि ये कुंडली में केंद्र होता है जो 1, 4, 7, 1, 4, 7 और 10 होते हैं। एक त्रिकोण होता है जो 1, 5, 9 होता है। एक त्रिक होता है जो 6, 8, 12। जब आपने भाव पढ़ लिए, भाव आपको याद हो गए, याद होने के बाद फिर आप इसको आराम से पहचान सकते हैं, ये जी केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है। चलिए, और क्या है, त्रिक है, त्रिक है 6, 8, 12 त्रिक है आपका छठ। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, गलत हुआ है यहाँ पे। अ, ये 6 था, ठीक है, 6, 7, ये 8 है, अष्ट। ये षड है, ठीक है। तो ये षड है, तो 6, 8, 12, ये 12 है आपका। और मार्केश और त्रिषडाय ये आपने पढ़ लिया, ठीक है।
तो इस प्रकार से आज की कक्षा आज को यहीं पूरा करते हैं, और कल हम जो भावों का कारकत्व है, एक भाव से क्या क्या देखा जा सकता है, शरीर में कौन कौन से अंगों के बारे में, कहाँ पर कौन सा रोग है, उसके अंदर रोग है या उसमें कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, इन सब चीज़ों पर भी प्रकाश डालेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। हर हर महादेव।